नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार। और दोस्तों, कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने 1 से 125 तक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और यह जो हमारा श्रृंखला है वो 500 प्रश्नों का है। तो आज हम उसका देखेंगे भाग 2, ठीक है। और आज हम 126 से लेकर 250 तक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 126वां प्रश्न है आपका, मधुवन प्रशस्ति से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मधुवन प्रशस्ति से आपको पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी मिलती है और इस वंश की स्थापना, इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है और पुष्यभूति वर्धन ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इस वंश के जो प्रभावी राजा हैं वो हैं आपका प्रभाकर वर्धन। और प्रतापी राजा की बात करें तो वो है हर्षवर्धन, जो इनके बेटे थे। इनका छोटा बेटा था, इनका 2 बेटा था। एक था प्रभाकर वर्धन और एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। और इनकी एक पुत्री थी राजश्री, जिसका काफ़ी रोचक कहानियाँ हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। 127वां, तो 126 का आपका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? पुष्यभूति वंश, ठीक है। 127वां प्रश्न, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ ले गए? कन्नौज ले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया, ठीक है। तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया आपका हर्षवर्धन ने, जो कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। शुरुआत में राजधानी जो थी वो थी कहाँ? थानेश्वर। और बाद में इसकी राजधानी कन्नौज को स्थानांतरित किया गया, ठीक है। चलिए, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, जिसकी चर्चा आपको एहोल अभिलेख में मिल जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 128वां प्रश्न, हर्षचरित का लेखक कौन था? तो हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट था और बाणभट्ट इनके दरबार में रहते थे। एक प्रश्न आता है कि बाणभट्ट का घर कहाँ था? तो बाणभट्ट पाटलिपुत्र के थे, ठीक है। कहाँ से थे? पाटलिपुत्र से थे। और इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षवर्धन ने खुद इसके अलावा हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका तीनों की रचना हर्षवर्धन ने खुद की है। ऐसा कहा जाता है कि एक कवि को उसने पैसा देकर लिखवाया था, ठीक है। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपका हर्षवर्धन ही आपको सही करना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। 129वां प्रश्न, गुप्तों के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो गुप्तों के प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक था वो था आपका हरिसेन। कौन था दोस्तों? हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? तो ये हरिसेन ने लिखा। ये गुप्त वंश से संबंधित है। 130वां प्रश्न, एशिया का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो जी हाँ, एशिया का या भारत का नेपोलियन कहिए तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जबकि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को इसके अलावा कविराज की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई थी। 131वां प्रश्न, सक्रादित्य किस गुप्त राजा की उपाधि थी? तो किस गुप्त शासक ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की? तो ये था आपका चंद्रगुप्त। जी हाँ, चंद्रगुप्त था, इसने आपका सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए, 132वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने 712 ईस्वी के प्रथम मुस्लिम आक्रमण का सामना किया था? जी हाँ, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय कौन था राजा? ठीक है, आपको ये बताना है उस समय राजा कौन था, ठीक है। तो आपका जो उस समय जो राजा था वो प्रतिहार वंश का शासक था और यह था आपका नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। चलिए, 133वां प्रश्न, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था विग्रहराज तृतीय, जो कि बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था। और पृथ्वीराज तृतीय इसी वंश से थे, जिनका नाम आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। और काफ़ी फेमस युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने लड़ा था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। चलिए, 134वां प्रश्न,
चंदेल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऐसे तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो यशोवर्मन को माना जाता है। जी हाँ, यशोवर्मन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए 135वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो जी हाँ, पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षण करता थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जी हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जबकि उदंतपुरी में महाविहार की स्थापना आपका किसने किया था? देवपाल ने किया था। ठीक है, देवपाल ने आपका इसका निर्माण किया था, उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना। ठीक है, गोपाल इस वंश के संस्थापक थे। चलिए, अब पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। कहाँ थी राजधानी? मुंगेर थी। 136वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक आपका सामंत सेन था और इसकी राजधानी थी कहाँ पर? इसकी राजधानी नदिया लखनौती, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसकी राजधानी वहाँ पर थी। ठीक है, लक्ष्मण सेन एक महत्वपूर्ण राजा थे इसमें, और लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के रचयिता। कौन थे गीत गोविंद के रचयिता? तो जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता, जो किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। चलिए 137वां प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी आपका मान्यखेत। कहाँ थी राजधानी? मान्यखेत। चलिए, अमोघवर्ष एक ऐसे राजा थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना प्राण त्याग कर दिया था। ये पहले राजा नहीं थे, एक और राजा थे धंग, जिन्होंने गंगा यमुना के संगम पर अपना प्राण त्याग दिया था। जी हाँ, 138वां प्रश्न, चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? देखिए, एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि चोलों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उनका जो स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली थी वो महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसको आप ग्राम स्वराज्य देखते हैं, आज जो पंचायती राज सिस्टम देखते हैं, वो चोलों ने सबसे पहले अपनाया था। और दूसरी बात कि चोल जो है, चोल के समय नौसेना जो थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी, काफ़ी मजबूत शक्ति मानी जाती थी उनकी। ठीक है, तो यह किस अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से आपको चोलों के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, 139वां प्रश्न देखते हैं। 139वां प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण प्राप्ति की घटना एक खास दिन ही घटी। वह खास दिन कौन सा था? तो वह खास दिन था बैसाख पूर्णिमा का दिन, जिसे गुरु पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आज भी जाना जाता है। और सभी धर्म, हिंदू धर्म में भी यह काफ़ी प्रचलित है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण सब बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, चलिए 140वां प्रश्न, निम्न में कौन सा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, और त्रिपिटक में आपका आता है अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। जी हाँ, सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए 141वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, धर्मोपदेश किस स्थान पर दिए? तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने ननिहाल में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया, और सबसे ज़्यादा मामा और नाना को उपदेश दिया। ठीक है, मामा ही लगेंगे जो वहाँ पर होंगे उनका। 142वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसको क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और यह उन्होंने ऋषिपत्तनम या सारनाथ कहिए, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इनके उपदेश की भाषा क्या थी भाइयों? वो थी पाली। क्या थी भाषा? पाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 143वां, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रजयान संप्रदाय जो है वो आपका 7वीं शताब्दी में आया। कब आया दोस्तों?
7वीं शताब्दी में आया और इसकी स्थापना शांत रक्षित ने की। इसकी स्थापना किसने की? शांत रक्षित ने की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 144वां प्रश्न देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कौन मूर्ति पूजा करता है? आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक हो गया था महायान और एक हो गया था हीनयान। तो हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान मूर्ति पूजा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 145वां प्रश्न। हीनयान तथा महायान 2 भाग हैं, किसके हैं? तो अभी ही हमने देखा बौद्ध धर्म के ये 2 भाग हैं। इसके अलावा अगर जैन धर्म के 2 भाग की बात करें तो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दिगंबर आपका किसके नेतृत्व में है? तो वो आपका भद्रबाहु के नेतृत्व में है। ठीक है, श्वेतांबर हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दिगंबर जो कि नग्न रहा करते थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हैं। चलिए 146वां प्रश्न। जातक से संबंधित वर्णन सही है। तो जातक से संबंधित कौन सा वर्णन है? तो जातक जो है वो आपका उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। क्या है दोस्तों? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। चलिए 147वां प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में। चलिए 148वां प्रश्न। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उन्होंने घर छोड़ा था, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने पहला उपदेश दिया था, उसे धर्मचक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के तौर पर जाना जाता है। 149वां प्रश्न। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? तो वो थे नागसेन। जी हाँ, नागसेन और मिनांडर के बीच इसमें प्रश्न उत्तर किया गया था। मिलिंद पन्हो में उसी बात का उल्लेख है। नागसेन के प्रश्न थे और मिनांडर के उत्तर थे। ठीक है, इसके बाद ही मिनांडर ने, जो कि एक आपका हिंद यूनानी शासक था, ठीक है, यूनानी शासक था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो नागसेन सही आंसर होगा इसका। चलिए 150वां प्रश्न। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था और इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। 151वां प्रश्न। अब्दुल रज़्ज़ाक किसके समय भारत आया था? तो यह फारसी यात्री था जो कि आपका देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के दरबार में। इससे पहले एक इटली का यात्री था निकोलो कॉन्टी जो कि देवराय प्रथम के दरबार में आया था, और 3 पुर्तगाली जो यात्री हैं वो आपका कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, जिसमें आपका पायस है, नूनीज है और एक और शासक है, एक और यात्री है जो मैं भूल रहा हूँ। अगर आप जानते हैं तीनों शासक तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। 152वां प्रश्न देखिए, आ ही गया वो प्रश्न। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, जी हाँ, डोमिंगो पायस किस विजयनगर राजा के शासनकाल में आया था? तो यह आपका आया था कृष्णदेव राय के दरबार में, जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत कर रहा था। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। चलिए 113वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस यात्री ने रामनवमी का वर्णन किया है? तो रामनवमी त्यौहार का वर्णन आपका किया है, वो आपका किसने किया है? तो ये डोमिंगो पायस ने किया है, जो कि आपका किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में। 154 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन यात्री मोरक्को का था? तो मोरक्को का यात्री जो था वो था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। जबकि बारबोसा, जो कि मैं भूल रहा था, बारबोसा और नूनीज ये दोनों पुर्तगाली थे, और अब्दुल रज़्ज़ाक फारस का यात्री था जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, बारबोसा, नूनीज और डोमिंगो पायस ये तीनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। ठीक है, 155
सती प्रथा का वर्णन किसने किया था? ठीक है, सती प्रथा का वर्णन किसने किया था? तो सती प्रथा का वर्णन नुनीज ने किया था, जो कि पुर्तगाली यात्री था, इसने किया था। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? तो वो आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, उससे आपको यह जानकारी मिल जाती है। 156वां प्रश्न, अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अमुक्त माल्याद की रचना खुद कृष्णदेव राय ने की थी। तो 156 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यादम की रचना की थी। ठीक है, चलिए 157वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने साथ कुरान रखता था? जी हाँ, कुरान रखता था। तो कुरान प्रिय जो शासक था वो था देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। ठीक है, 158वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने यवन राज्य स्थापनाचार्य, कौन सी उपाधि? यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि आपका कृष्णदेव राय ने धारण किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, जो कि कवियों का एक समूह था। ठीक है, चलिए 159वां प्रश्न, कोकीकोंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने किसे हराया था? तो कोकीकोंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 160वां प्रश्न, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय आपका तुलुप वंश से संबंधित थे। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑर्डर में, कि ऑर्डर में सजाइए कि विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंशों का कौन सा कालक्रम रहा? तो सबसे पहले जानिए, सबसे पहले संगम था, उसके बाद सुलुभ, उसके बाद तुलुभ, उसके बाद आखिरी में आपका अराविडु वंश का शासन रहा है। ठीक है, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1336 ईस्वी में। ठीक है, और संगम वंश नाम इसलिए पड़ा चूंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। चलिए 161वां प्रश्न, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है और बुरहनहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप राक्षसी तंगड़ी युद्ध नहीं जानते होंगे, तालीकोटा युद्ध जरूर जानते होंगे। तो तालीकोटा का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध सदाशिव के समय में हुआ था और यह युद्ध आपका 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का युद्ध रहा था। ठीक है, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, तो वो सदाशिव के शासनकाल में हुआ था। 162वां प्रश्न, अराबेडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो अराबेडु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अराबेडु वंश की स्थापना आपका तिरुमाल ने किया था। किसने किया था? तिरुमल ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा सुलुभ वंश की स्थापना आपका नरसिंह सुलुभ ने किया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। ठीक है, और संगम वंश की स्थापना में तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ही दी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। सुलुभ वंश की स्थापना नरसिंह सुलुभ ने की। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया और अराबेडु वंश की स्थापना आपका किसने किया? तिरुमाल ने। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 163वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो विजयनगर साम्राज्य आपका 6 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांत में? 6 प्रांत में बटा हुआ था। 164वां प्रश्न, जिलों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जिलों को कहा जाता था वलनाडु। क्या कहा जाता था? जिलों को वलनाडु कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को वलनाडु कहा जाता था। 165वां प्रश्न, किस राजा ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, इसके अलावा यवना राज्य स्थापनाचार्य, इस चारों उपाधियां किस राजा ने धारण की है? तो एक ही राजा हैं, कृष्णदेव राय। चलिए 165वां प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो कृष्णदेव राय ने यह उपाधि धारण की है। कौन कौन सी उपाधि एक बार फिर से याद कर देते हैं? आंध्र भोज,
अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज्य स्थापनाचार्य, चारों उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण की थी। चलिए, बहुत प्रतापी शासक थे। 166वां प्रश्न, ग्राम प्रशासन की देखरेख कौन अधिकारी करता था? तो ग्राम प्रशासन की अधिकारी देखरेख जो करता था उन्हें कहते थे, क्या कहते थे बताइए? उन्हें गॉड कहते थे। क्या कहते थे? गॉड कहते थे, गॉड। ठीक है, चलिए 167वां प्रश्न, नागलपुरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो नागलपुरा को अपनी राजधानी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था भैया। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, 168वां प्रश्न, अमरम क्या था? तो अमरम, ठीक है, सैनिक अधिकारियों को जो जमीन दी जाती थी। आप भी कहते हैं कि जय जवान जय किसान, सैनिक अमर रहे अमर रहे। ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। अमरम जो था वो सैनिक अधिकारियों की भूमि थी। किनकी भूमि थी? सैनिक अधिकारियों की भूमि थी। ठीक है, चलिए 168वां हो गया। अब 169, मनुचरितम का लेखक कौन था? तो मनुचरितम का लेखक आपका अल्शानी पेडना था। कौन था? अल्शानी पेडना। सही है आपका। 170वां प्रश्न, कौन सा वंश विजयनगर का अंतिम वंश था? तो मैंने आपको कालक्रम बताया है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले कौन सा आया? संगम, फिर शुलुभ, फिर तुलुभ, उसके बाद अरबिडू। तो आखिरी वंश कौन सा हो गया? अरबिडू वंश आखिरी है ना भैया? अरबिडू बिल्कुल सही है। चलिए 171वां प्रश्न, उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र देव के निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर कृष्णदेव राय ने अधिकार नहीं किया था? तो कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, खंडगिरी और कुंडपल्ली, इन तीनों पर अधिकार किया था, लेकिन कोडबिदु पर वह अधिकार नहीं कर पाए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 172वां प्रश्न, अंततः विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रबल शत्रु कौन सिद्ध हुआ? आखिरकार में विजयनगर साम्राज्य का सबसे मजबूत दुश्मन कौन उभर कर सामने आया? तो यह जो दुश्मन था आपका, कौन सा दुश्मन था? तो बताइए। इसका जो दुश्मन था वो विजयनगर साम्राज्य के हिंदू सामंत शासक जो कि पड़ेयगर था, वो सबसे प्रबल शत्रु बनकर उभरे। ठीक है, 173वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन का केंद्र बिंदु था आपका साम्राज्य का सचिवालय। क्या था? साम्राज्य का सचिवालय। 173 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 174वां प्रश्न, कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राज। कौन थे? व्यास राज। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 175वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु या मद क्या थी? तो विजयनगर में सबसे ज़्यादा आयात किस वस्तु का किया जाता था? तो उस समय सबसे ज़्यादा आयात जो है वो आपका घोड़े का किया जाता था और अरबी घोड़ों को मंगाया जाता था। ठीक है, तो घोड़े का आयात सबसे ज़्यादा किया जाता था। 176वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कुत्तगर्दू क्या थी? क्या थी कुत्तगर्दू? ठीक है, तो कुत्तगर्दू किसको कहा जाता था भैया? ये कहा जाता था खेती के लिए पट्टेदारी व्यवस्था को कुत्तगर्दू कहा जाता था। और जब यह बेच दी जाती थी किसी को, तो उसके साथ साथ मजदूर को भी बेच दिया जाता था। उसको कूदी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कूदी बोला जाता था। ठीक है, और सैनिकों की जो भूमि थी उसको क्या बोला जाता था? अमरम बोला जाता था। हमने पहले ही देखा, जो सैनिक युद्ध करते हुए शहीद हो जाते थे तो उनको रक्त कोड़गे दिया जाता था। मतलब खून के बदला उन्हें क्या दिया जाता था? जमीन दिया जाता था। ठीक है, तो उससे रक्त कोड़गे बोला जाता था। 177वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस खेल के लिए खिलाड़ियों को मान्यता व पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता था? तो किस खेल के लिए खेल की मान्यता भी थी और उसके लिए पुरस्कार भी दिया जाता था? तो वो शतरंज के लिए दिया जाता था। किसके लिए दिया जाता था? शतरंज के लिए दिया जाता था। बिल्कुल सही। 178वां प्रश्न, विजयनगर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर भैया तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था
और वह कर्नाटक के अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से। चलिए 179वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी? तो जो महिलाएं थी वो कौन कौन सा कामकाज देखती थी? तो सारे काम देखती थी जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। लेखाधिकारी भी थी, शाही अंगरक्षिका भी थी, महलों की रक्षिकाएं भी थी, यानी कि सारे काम करती थी। उपयुक्त सी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 180वां प्रश्न देखते हैं, बहमानी साम्राज्य, जी हाँ, दो प्रांत उभर कर सामने आए थे स्वतंत्र रूप में, एक विजयनगर और एक बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू भाई साहब ने किया था और यह 1347 में, काफ़ी पूछा जाता है अक्सर ये प्रश्न, हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। और बहमनियों की राजधानी कहाँ थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाई थी। किसको बनाई थी? गुलबर्गा को। ठीक है, चलिए 181वां प्रश्न, हैदराबाद का प्रसिद्ध चार मीनार, ठीक है, चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह आपका कुली कुतुब शाह ने करवाया था। जी हाँ, कुली कुतुब शाह ने इस मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण जो कि आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए 182वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाद में बीजापुर में मिला लिया गया? तो बीजापुर को किसने, बीजापुर में किस क्षेत्र को मिला लिया गया? आपको मैं बता दूं कि बीदर जो था वो, वहाँ पर आपका बीदर में चल रहा था कौन सा? बराद शाही। ठीक है, और बरार में चल रहा था इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही चल रहा था, यूसुफ आदिल शाह वहाँ पर शासक थे। ठीक है, इसके अलावा आपका गोलकुंडा में आपका कौन सा चल रहा था? कुली कुतुब शाही चल रहा था, जहाँ पर कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने हैदराबाद के प्रसिद्ध चार मीनार की निर्माण करवाई थी। तो हम देख रहे थे 182वां प्रश्न। तो 182वां प्रश्न का आपका बीदर को बीजापुर में मिला लिया गया था। जी हाँ, बीदर को बीजापुर में मिला लिया गया था। 183वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को अहमदनगर में मिलाया गया? अब आइए, अहमदनगर में किसको मिलाया गया? तो अहमदनगर में मिलाया गया था आपको बरार को। ये छोटे छोटे प्रांत थे, इनको भी मिला लिया था। अहमदनगर को बरार में मिला लिया गया था। 144वां प्रश्न, देखिए वो प्रश्न आ ही गया, इमाद शाही वंश किस राज्य से संबंधित था? तो इमाद शाही जो था वो आपका बरार से संबंधित था। आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। 184वां 184, ठीक है, 184। चलिए लाइए 184। जी हाँ, 184। तो मैंने बताया कि इमाद शाही जो था वो आपका बरार से था। कौन सा था? बरार से आपका इमाद शाही था। बीदर से आपका बरीद शाही था। बीजापुर में आदिल शाही था। ठीक है, और गोलकुंडा में कुतुब शाही था। ठीक है, चलिए 150वां प्रश्न, कौन सा बहमनी सुल्तान गुलबर्गा से अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर बीदर ले गया था? बीदर कौन ले गया था? तो यह आपका अहमद शाह थे, जिन्होंने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से कहाँ ले गया? बीदर ले गया। शुरुआत में बहमनियों की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। ठीक है, 186वां प्रश्न, कानाफूसी गैलरी, जी हाँ, ये कानाफूसी गैलरी है, किस इमारत का अंग है? तो कानाफूसी गैलरी जो है वो आपका किसका अंग है? तो यह गोल गुंबद का यह अंग है। कानाफूसी गैलरी गोल गुंबद का अंग है। ठीक है, 187वां प्रश्न, महमूद गवाह किसका मंत्री था? तो महमूद गवाह मोहम्मद शाह तृतीय का मंत्री था। किसका मंत्री था? महमूद शाह तृतीय का मंत्री था। 188वां प्रश्न, किस बहमनी शासक को उसके तथाकथित क्रूरतापूर्ण कार्यों के कारण जालिम या महाक्रूर की उपाधि दी गई थी? तो महाक्रूर की उपाधि किसे दी गई थी बताइए? महाक्रूर की उपाधि जो दी गई थी वो हुमायूं को दी गई थी। हुमायूं को महाक्रूर की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना। चलिए 189वां प्रश्न, बहमानी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के पारंपरिक शत्रु थे। जी हाँ, शुरुआत से इनकी लड़ाई चलती थी। किसके लिए? तो जो दोआब क्षेत्र था उनके लिए। ठीक है, तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र था उनके लिए चलता था।
इसके अलावा इनका कृष्णा और कावेरी का जो कछार मैदान है उसके लिए चलता था। ठीक है, एक तो इनके लिए इनका हमेशा से लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वही प्रश्न है कि किसके लिए इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इनकी लड़ाइयाँ रायचूर दोआब के लिए चलता था। जी हाँ, दोआब क्षेत्रों के लिए चलता था। दोआब क्षेत्र आप जानते हैं कि जो नदियाँ हैं उसके बीच का जो ज़मीन होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, इसके लिए ये आपस में लड़ते रहते थे हमेशा। 190वां प्रश्न, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? कौन थे अफाकी? तो ये जो अफाकी थे वो ईरान, इराक, टर्की और अरब देशों से आए मुस्लिम अप्रवासी थे। और बहमनी मुसलमानों का ये आपका एक वंश था जिसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। तो ईरान, इराक, टर्की और अरब से आए हुए मुसलमान यहाँ पर अप्रवासी बनकर रह रहे थे। चलिए 191वां प्रश्न, चांद बीबी निम्नलिखित में किस साम्राज्य की शहजादी थी? चांद बीबी को हराने के लिए चार मर्द को जाना पड़ा था। अकबर भी गया था, अबुल फजल भी गया था और इसके अलावा 2 और सेनापति गए थे। ठीक है, तो यह अहमदनगर की महारानी थी चांद बीबी, इसका संबंध अहमदनगर से है। ठीक है, 191 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 192वां प्रश्न, अहमदनगर के निजाम वंश की स्थापना किसने की? तो अहमदनगर के निजाम वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मलिक अहमद ने। ठीक है, 193वां प्रश्न, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कन राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो औरंगजेब गोलकुंडा को आखिरकार मिला पाए थे और उन्होंने गोलकुंडा को कहाँ मिला लिया था? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 194वां प्रश्न, कौन बहमनी सुल्तान महमूद गवाह को प्राण दंड देने के लिए उत्तरदायी था? तो महमूद गवाह जो थे वो किसके दरबार में किसके सेनापति थे? तो मोहम्मद शाह तृतीय के थे। तो उन्हीं के लिए यह क्या थे? प्राण दंड किसने दिया उसे? मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवाह को प्राण दंड दे दिया था। 195वां प्रश्न, बहमनी वजीर महमूद गवाह ने एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो जो वजीर थे महमूद गवाह वो मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने एक प्रसिद्ध महाविद्यालय कहाँ स्थापित की थी? तो यह स्थापित की थी इन्होंने बीदर में। कहाँ स्थापित की थी? बीदर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 196वां प्रश्न, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेना में थे? तो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले। यह किसकी राजसेना में काम करते थे? तो यह काम करते थे आपका भैया अहमदनगर की राजसेना में। कहाँ थे? अहमदनगर की राजसेना में। ठीक है, 197वां प्रश्न, किसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि धारण की थी और इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की। 1210 में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई और उसे पूरा नहीं कर सका जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसके अलावा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। ठीक है, चलिए 198वां प्रश्न आ ही गया वही प्रश्न, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न 199, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे जो खुद में उलझ कर रह गए और इन्होंने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। ठीक है, सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। ठीक है, इसके समय में बहुत सारे गुलाम थे, तकरीबन 1,80,000, और इसने दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी और इसके अलावा इसने दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग की भी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 200वां प्रश्न, इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो यह मिन्हाज ने नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना। दरअसल यह ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था और बलबन ने इसे राजा बनाया था। बाद में इसे अपना दामाद बनाया और इसे हटाकर वह खुद राजा बन गया था। तो यह बलबन का दामाद भी था। कौन? नसरुद्दीन महमूद।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सिलकर करता था, तो वो था नसरुद्दीन महमूद। जी हाँ भैया, नसरुद्दीन महमूद। चलिए 201वां प्रश्न देखते हैं। चूँकि हमारा टारगेट 250 तक है, आप ऊर्जा बनाए रखिए और अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए 201वां प्रश्न, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई पद्धति को अपनाया था? तो गल्ला बटाई पद्धति को गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाया था। उसने भूमि नाप की जो पद्धति थी गज ए सिकंदरी, उसको हटा दिया था और इसने अपना गल्ला बटाई पद्धति लगाया था। 202, निम्न किस सुल्तान ने खलीफा से खिलअत प्राप्त किया था? तो खलीफा ने किसे अपना जो है सुल्तान की उपाधि दी थी? तो यह इल्तुतमिश थे, जिनको 1229 में खलीफा से इनको सुल्तान की उपाधि बजाबते मिला था। ठीक है, इल्तुतमिश जो कि किसके बाद बने थे? आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे। ये गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है। 203, 175 ग्रेन का चांदी का टंका चलाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो 175 ग्रेन चांदी का टका जो है वो आपका इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। जी हाँ भाइयों, तांबे का जीतल और चांदी का टका। इसके बाद शेरशाह सूरी ने भी चांदी का टका जो कि 178 ग्रेन का और 370 ग्रेन का आपका जो है वो तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है। चलिए 204, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो यह आपका इल्तुतमिश के समय में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, बख्तियार काकी की याद में। 205, टंके पर टकसाल नाम अंकित करने की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? तो टके पर जो है अपना नाम अंकित करवाने की शुरुआत जो है वो आपका किया था इल्तुतमिश ने। किसने स्टार्ट करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको शुरुआत करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 207, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव भैया ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। 208 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर के बाद कहाँ स्थापित की थी? तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था। कहाँ ट्रांसफ़र किया था? लाहौर से दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर के बाद कहाँ स्थापित की थी? हाँ, दिल्ली स्थापित किया था। सही है, 208 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दिल्ली स्थापित किया था। 209वां प्रश्न, निम्न में कौन सा विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में आपका जियाउद्दीन बरनी नहीं था। जियाउद्दीन बरनी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में नहीं था। बाकी हसन निज़ामी और फ़क़ीह मुदब्बिर ये दोनों दरबार में रहते थे। चलिए 210, दिल्ली सुल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान कौन था? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इल्तुतमिश को खलीफा की उपाधि मिली थी, सुल्तान की उपाधि मिली थी बगदाद के खलीफा के द्वारा। तो पहला वैधानिक सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है और इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुलाम वंश का। 211, कुतुबुद्दीन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्रारंभिक राजधानी इसकी लाहौर थी और बाद में ट्रांसफ़र करके राजधानी को कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया। 212, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए 213, भारत पर तुर्क अफ़गान शासकों ने कब से कब तक शासन किया? तो तुर्क अफ़गान दोनों ने मिलकर जो आपका शासन किया वो 1206 से लेकर 1526 तक रहा। और इसमें कौन कौन से वंश रहे? तो गुलाब खिले तो सूंघ लो गुलाम, ठीक है, खिले तो खिलजी,
ठीक है। इसके बाद आपका तुगलक, गुलाब खिले तो तुगलक हो गया। अब क्या करना है, सूंघना है तो सैयद हो गया, और सूंघ लो है तो लोदी हो गया। ठीक है, तो ये आपका कुल 5 वंशों ने इस पर शासन किया 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक है, अगर गुलाम की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी की बात की जाए तो 1290 से 1320 तक, तुगलक की बात की जाए तो आपका 1320 से 1414 तक, अगर सैयद की बात की जाए तो आपका कब से 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक आपका लोदी वंश का शासन रहा। ठीक है, चलिए 214, भारत पर तुर्क अफगान शासकों ने लगभग कितने साल तक शासन किया? लीजिए घटा लीजिए यहीं से, 1206 और 1526 को घटाइएगा, 320 वर्ष तक शासन किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 214 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 215, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, 215 सी, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 216, तुर्कों को मामलुक या गुलाम वंश की संज्ञा किसने दी थी? तो ये हबीबुल्लाह ने इसे गुलाम वंश की संज्ञा दी थी। दरअसल इसमें जो भी राजा बने वो किसी न किसी के गुलाम थे, और गुलाम भी थे और उसके साथ साथ दामाद भी थे। ठीक है, तो इसी वजह से गुलाम वंश की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न 217, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई, ऑप्शन देखते हैं क्या है। 217, चलिए 217, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 12 मार्च 1206 को हो गई। उसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, 218, इल्तुतमिश के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज रहते थे। कौन रहते थे? मिन्हाज उस सिराज रहते थे। ठीक है, 219, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया वो कौन था? तो वह था आपका इमादुद्दीन रेहान। कौन था? इमादुद्दीन रेहान, जो कि नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहता था और बलबन की साजिश के कारण इससे अपना पद खोना पड़ा था। बलबन ने साजिश किया था और उसने अलाउद्दीन बहमन शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को राजा बनाया था। 220, बलबन द्वारा पराजित बंगाल का शासक कौन था? तो बलबन ने तुगरिल खां को हराया था, जो कि बंगाल का शासक था, उसे हराया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, इसने सजदा और पैबोस परंपरा चलाया, इसने नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाए, है ना। ये सब बलबन की प्रमुख कृतियां हैं। चलिए 221, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगान का दमन किया? दरअसल इसी जो तुर्कान और चहलगान में शामिल था बलबन, जो कि 40 गुलामों का सरदार हुआ करते थे। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, और जब राजा बना बलबन तो इसने सदा सदा के लिए इसको मिटा दिया। कहा कि हटाओ ये क्या 40 गुलामों का सरदार तुम बनाते हो। ठीक है, 40 सरदारों का गुलाम था। ठीक है, तो इसे बलबन ने मिटा दिया। अब ये निम्नलिखित में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि उलेमाओं की प्रथाओं का पालन नहीं करता था, और इसने दैवीय सिद्धांत को फॉलो किया था। ठीक है, इसने उलेमाओं को वैल्यू नहीं दी थी, तवज्जो नहीं दी थी। 223, इक्ता प्रणाली का प्रचलन किस सुल्तान ने शुरू किया? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। 224, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो प्रथम महिला शासक जो थी मध्यकालीन भारत की, वो रज़िया सुल्तान थी। कौन थी दोस्तों? रज़िया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। हालांकि प्राचीन भारत में भी रानी दिद्दा और रुद्रमा देवी जैसी शासिका रह चुकी हैं।
225 किस सुल्तान ने तरकान ए चहलगान नामक 40 सरदारों का एक गुट बनाया था? ये इल्तुतमिश ने इसे बनाया था और बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। 226 वह सुल्तान कौन था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध सोने चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था? तो यह प्रचलन आपका इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था, शुद्ध सोने चांदी के अरबी सिक्के। 227 कुतुबुद्दीन को कहाँ दफन किया गया था? तो कुतुबुद्दीन को दफनाया गया था लाहौर में। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक है। 228 इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कब मान्यता मिली थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। 229 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा बहुत ही शॉर्ट, 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। 230 प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जो दिल्ली की सल्तनत की सुल्तान बनी थी? तो ये बनी थी रज़िया सुल्तान, जो रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर और राजा बनी थी। ठीक है। अमीरों ने, वो जो 40 अमीर थे तुर्क सरदार, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को इसको बनाया था और यह जो है पुरुषों की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दी थी और इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। इसने मलिक याकूब को अपना जो है सैन्य सरदार बना दिया था, घोड़े का सरदार। इससे नाखुश हो गए थे सब लोग कि छोटे मुसलमान को तवज्जो दी जा रही है। 231 रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हालांकि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना और वह खुद शासन नहीं करता था, उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, उसके हाथों में बागडोर थी। 232 राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान कौन था? तो राजस्व के मामले में सबसे ज़्यादा रुचि रखता था अलाउद्दीन खिलजी और इसने भूमि का जो उपज कर था वो 1/2 कर दिया था। लूट के माल में राजा का हिस्सा जो खुम्स कहलाता था वो 3/4 कर दिया था कि बेटा लूट के लाओ और 4 टका में 3 टका मेरा, 1 टका तेरा। ठीक है। ये था अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। इसने नकद वेतन अस्थाई सेना रखने की सिस्टम की शुरुआत की थी। 233 रज़िया सुल्तान के अमीर ए आखूर, देखिए आ ही गया वो प्रश्न, अमीर ए आखूर का नाम क्या था? तो रज़िया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को क्या बनाया था? अमीर ए आखूर यानी कि घोड़े का सरदार बनाया था। ठीक है। घोड़े का जो सैन्य होता है उसका सेनापति से बनाया था जमालुद्दीन याकूत को। 234 वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो अपना जीविकोपार्जन कुरान की आयतें लिखकर और टोपी सिलकर करता था? भैया मैं पहले ही बता चुका हूँ, नासिरुद्दीन महमूद। तो ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करते हैं एग्ज़ाम में तो वो आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो टोपी सिलकर और कुरान की आयत लिखकर बेचारा जीवन निर्वाह करता था। वो तो बलबन ने इसे राजा बना दिया था। 235 तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में। ठीक है। 236 तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही जो आपका है सैयद वंश की स्थापना हुई। ठीक है। जो खिज़्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। 236 फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव का प्रारंभ किस सुल्तान ने किया था? तो वे आपका बलबन जी ने किया था। गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज़ उत्सव शुरुआत किया था। आप हमें बता सकते हैं क्या कि फारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 237 तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जी हाँ, तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था और उस समय राजा कौन थे? तो नसरुद्दीन महमूद उस समय शासन कर रहे थे। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश के राजा थे। कौन थे? तुगलक वंश के शासक थे। ये नसरुद्दीन महमूद नहीं, वो नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए अब हम बात करते हैं 238 नंबर की
निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा जिल्ले इलाही धरती पर ईश्वर की पड़ती छाया की उपाधि ग्रहण की? जैसे ही बलबन राजा बना उसने सिजदा पैबोस की प्रथा स्टार्ट कर दी, रक्त और लौ की नीति अपनाई और खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि से संबोधित किया कि अरे मैं ही भगवान हूँ, ईश्वर का निगेटिव धरती पर मैं ही हूँ। ठीक है। 239 भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो कौन सा मकबरा है? तो वो बलबन का मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी पद्धति में बना हुआ है, इस्लामी शैली में। 240 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक जो कि यादव वंशों की राजधानी थी और उस समय राजा थे कौन? उस समय राजा थे रामचंद्र देव। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मैंने कहा कि बाजार सिस्टम जो था उसका बहुत ही ठोस था। बाजार व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। 242वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई थी? तो वो भैया अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर कौन हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भतीजा और उसका दामाद भी था। उसने अपने चचा को मारा और चचा से राजधानी छीन ली। 243 अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो अमीर-ए-कोही भैया एक कृषि विभाग था जो कि एमबीटी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे रक्त पिपासु, स्वप्नशील, पागल जैसे संबोधनों से संबोधित किया जाता है इसकी नीतियों के चलते, और सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन अपनी असफलताओं की वजह से ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। 244 खिलजी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी था और खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से लेकर 1320 तक रहा। मुबारक शाह खिलजी अंतिम राजा थे खिलजी वंश के। ठीक है। 245 सजदा एवं पैबोस नामक प्रथा का प्रचलन दिल्ली के किस सुल्तान ने किया? बलबन ने किया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके कानों में ये घुस जाए, आपके दिमागों में ये घुस जाए, बातें आप भूल नहीं सकते। 246 दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। 247 फारसी के महानतम कवि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो ने 8 राजाओं का शासनकाल देखा इसने, तो घाट घाट का पानी पिया था। आखिरकार में यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहा था। तो महानतम कवि आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान का वह दरबारी कवि था? तो वह आपका इनमें से कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का वह दरबारी कवि था। ठीक है। जिसने राणा रतन सिंह जो पद्मावती है उसकी बीवी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया और कहा ऐसी सुंदरता अगर आपके हाथों में हो तो सोच लीजिए आपकी शान और शौकत कितनी बढ़ जाएगी। उसके बाद ही राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच घमासान शुरू हो गया। 248 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में गैर मुस्लिमों से जजिया कर और मुस्लिमों से ज़कात कर वसूले जाते थे? ये भैया धर्म का कर होता था, धार्मिक कर होता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से और ज़कात मुस्लिमों से वसूला जाता था। इसकी शुरुआत आपका फिरोज़ शाह तुगलक ने किया था। फिरोज़ शाह तुगलक ने यह परंपरा शुरुआत की थी। 249 तुगलक वंश के किस शासक को मलिक उल गाजी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मलिक उल गाजी की उपाधि से सम्मानित किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं किया गया, नसरुद्दीन महमूद को भी नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं किससे किया गया है। ऑप्शन देखें। गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी की उपाधि दिया गया, गयासुद्दीन तुगलक को, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था।
चलिए 250 और आखिरी, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की? तो अपने आप को द्वितीय सिकंदर और सिकंदर सानी की उपाधि से सुशोभित किया खुद को। इसे कोई उपाधि नहीं दिया, इसने खुद उपाधि धारण कर ली। ठीक है, तो ये था आपका, आज हमने 126 से 250 तक देखा। अगले एपिसोड यानी कि कल ही हम मिलेंगे आपसे और आपसे जुड़ेंगे 250 से आगे यानी कि 375 तक, और हमारा टारगेट 4 दिनों में 500 प्रश्नों को कवर करने का। समय बहुत कम है और काफ़ी कीमती समय है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।